और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी। पंजाब सरकार ने कोर्ट में रखा पक्ष। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कमेटी बनाए, हम सहयोग करने को तैयार हैं। 7 अफसरों को नोटिस भेजे गए। पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर, केंद्र की सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी, स्वतंत्र कमेटी का गठन करें। और इस वक्त ये बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी। हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमसे जुड़ रहे हैं। सुशील, पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई जारी है, क्या जानकारी? जी देखिए, सबसे बड़ी खबर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि वो हाई लेवल कमेटी का गठन करेंगे। हालांकि इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया जाएगा और जो दोनों एजेंसियां जांच कर रही थी, उन दोनों एजेंसियों की जांच पर रोक लगा दी है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरी कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में गीत का ये थी कि दोनों एजेंसियां, यानी कि पंजाब सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, दोनों एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी और ये कह रही थी कि दोनों एजेंसियां निष्पक्ष हैं। पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो केंद्र सरकार उनके अधिकारियों को सो कॉज नोटिस भेज रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पंजाब सरकार इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुपरविजन में मामले की सुनवाई शुरू कर दी है तो उनके अधिकारियों को सो कॉज नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सीमा कोहली ने भी कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से यह कहा कि जिस तरह आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि आपने उन तमाम अधिकारियों को पहले ही दोषी मान लिया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील ने इसका बचाव किया और उन्होंने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है और ये एसपीजी एक्ट का प्रोटोकॉल है कि वो इस पूरे मामले में अधिकारियों से उनके कार्रवाई को लेकर जवाब मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया गीत का कि आखिर आप अदालत से क्या अपेक्षा करते हैं? केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी जांच कर रही है उसी को आगे बढ़ने दिया जाए। इस पर केंद्र सरकार के इस आर्गुमेंट का पंजाब सरकार ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। बहरहाल दोनों एजेंसियों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आपस में चर्चा की और यह चर्चा लगभग 10 मिनट तक चलता रहा, जिसमें अब यह बताया जा रहा है कि यानी कि कोर्ट की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि इस पूरे मामले में जो कमेटी का गठन किया गया है उस कमेटी में अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में आगे जांच बढ़ाई जाएगी और दोनों राज्य सरकारें, यानी कि दोनों जो एजेंसियां जांच कर रही थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर, वो अब अपनी जांच नहीं करेंगी। यानी कि अब जो जांच होगी वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा काफी गंभीर और बड़ा मुद्दा है, लिहाजा इस पूरे मामले में वो खुद चाहते हैं कि मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो जिम्मेदारी अधिकारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में है कि दोनों एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि निष्पक्ष जांच होगी तो होगी कैसे? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह कहा है कि वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम नहीं बताया है। इसमें और कौन कौन लोग शामिल होंगे उसको लेकर एक अभी डिटेल जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो आएगा। लेकिन गीत का बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है, जो फिलहाल जांच को लेकर अब आगे बढ़ेगी। जी सुशील, धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या कहना माना है। हाँ। और परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं और आज भी झगड़ा नहीं, झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब नेताजी की बातों में आ गए। नेताजी बातों में आ गए। 2022 में आप कितना तैयार हैं 300 पार जाने के लिए? देखिए, केंद्रित नेतृत्व ने लक्ष्य 300 प्लस का रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 300 पार की इस बार लड़ाई हम लोग 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे।
और कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर 300 पार अवश्य होगा इस राज्य के अंदर और बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सर, 2022 का चुनाव पहले के चुनाव से अलग होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार आप लोग कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वर्चुअली कितना स्ट्रांग है ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब चुनाव के ऐलान के बाद और ये कहने के बाद कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई पदयात्रा नहीं होगी, आपकी स्ट्रेटजी में क्या कोई बदलाव आया है? देखिए, चुनाव आयोग का मैं हृदय से स्वागत करता हूं जो निर्णय लिया है, और जो भी गाइडलाइन दिए उनका हम लोग 100% पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश के नड्डा के नेतृत्व में जब कोरोना महामारी राज्य के अंदर फैला था बुरी तरह, तो उस समय हम लोगों के सामने आए कि अब संगठन का काम कैसे करेंगे। तो देश से लेकर बूथ स्तर तक लोग वर्चुअल से जुड़े और वर्चुअल संवाद हुआ, टेलीफोन से संवाद हुआ, लोगों से संवाद होने के बाद और पूरा राज्य के लोग सेवा में निकले और एक एक व्यक्ति का, यहां तक कि गरीब से गरीब कार्यकर्ता भी जो आह्वान हुआ, गरीब से गरीब कार्यकर्ता जनता जनार्दन के लिए, प्रवासियों के लिए, चाहे राशन का किट हो, चाहे भोजन का पैकेट हो, चाहे जूता चप्पल हो, कुछ न कुछ लेकर वो सड़कों पर प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए निकला। तो हम लोग रेडी, हम लोग तैयार हैं, अपने स्तर से हमारी तैयारी पूर्ण है। हम डिजिटल, यदि वो कहते हैं तो हम डिजिटल चुनाव लड़ेंगे और संगठन हमारा परिपक्व है और प्रदेश अध्यक्ष भी वर्चुअल कर लेता है और मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी भी वर्चुअल बूथ स्तर का वो करके अपना संवाद स्थापित करेंगे और बूथ समिति घर घर संपर्क करेगा। कहा तो ये भी जाता है कि ब्रजेश पाठक जी का राजनीतिक विकास जो है वो हरिशंकर तिवारी जी के प्रभाव में हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाली नहीं है। जितने भी अपराधी तत्व हैं या तो वो प्रदेश छोड़ गए हैं या वे जेलों में हैं। किसी भी स्तर पर राजनीति में अपराधियों का बढ़ावा देना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। समाजवादी पार्टी का उद्भव ही अपराधियों के बढ़ावा देने के बाद हुआ है। प्रदेश में एक चिंता, एक नैरेटिव ये भी रहा कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा से छिटक रहा है, उसके खिलाफ है, और ऐसी ही चिंता गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी कुछ ब्राह्मण नेताओं ने और विधायकों ने जाकर रखी भी। तो उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, बिल्कुल नहीं, ये कहीं से आपको गलतफहमी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सभी से मिलता रहता है, सभी वर्गों से मिलता रहता है। हम लोग भी अपने नेतृत्व से मिले थे और चुनाव। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। और पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोशीमठ के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं और ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो कई जगह पैदल रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीण मुख्य बाजारों की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चक्राता समेत आसपास के क्षेत्र में हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। गाड़ियां कई जगह बर्फ में फंस गई हैं। चक्राता त्यूनी मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। वहीं क्षेत्र के 60 से ज्यादा गांवों का तहसील मुख्यालय चक्राता से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। आगे भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने पर लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। तो वहीं उत्तरकाशी में मौसम ने थोड़ी राहत दी है, जिसके चलते यमुनोत्री हाईवे और चौरंगी लमगांव मार्ग को सुचारू किया गया। मार्ग खुलने पर इन दोनों ही मार्ग में फंसे पर्यटक स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे अभी भी झाला से आगे बंद है।
बीआरओ की मशीनें लगातार मार्ग शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ गांव को जोड़ने वाले 7 लिंक मार्ग अभी बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हर्षिल क्षेत्र में हाईवे पूरी तरह बर्फबारी के चलते बंद है। और नैनीताल की पहाड़ियों पर जमकर बर्फ गिरी है। टिफिन टॉप के साथ चाइना पीक की पहाड़ी पूरी तरह बर्फ से ढक गई है। टिहरी के धनौल्टी में भी बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते चंबा धनौल्टी सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं चमोली की बात करें तो यहां निचले इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते ना एक बार फिर कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और आम जनजीवन भी प्रभावित होने लगा है। विश्व प्रसिद्ध क्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी के बाद स्कीइंग के शौकीन खिलाड़ी स्कीइंग कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा स्कीइंग प्रेमियों को स्कीइंग कोर्स कराए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्ष औली में बर्फबारी ना होने की वजह से नेशनल खेल भी स्थगित करने पड़ गए, लेकिन इस बार अच्छी खासी बर्फबारी होने के बाद स्कीइंग प्रेमी भी एशिया के सबसे लंबे स्कीइंग स्लोप पर स्कीइंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। काफी अच्छी स्नो है, बट नेशनल के लिए पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से जोशीमठ में कई इलाकों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के बाद कई सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। खटीमा में भी बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी से जोशीमठ में कई इलाकों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं बारिश से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। बारिश और बर्फबारी के बाद कई सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है और खटीमा में भी बारिश के होने से ठंड में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। करके आया हूं। जो संकल्प पत्र है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का है 2017 का। उस समय जिस समय इन्हें जनता के बीच में और चुनाव में जाना था, सबसे बड़ा और पहले पन्ने पे जो लिखा इन्होंने वो कहा, सरकार बनने के बाद 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी, किसान उनसे सवाल पूछेंगे कि क्या किसानों की पैदावार की आय दोगुनी हो गई है कि नहीं हो गई, और वो हिसाब लगाएंगे पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महंगाई कितनी बढ़ी है। जब किसान देखता है कि उसकी कमाई आधी हो गई है जी और महंगाई दुगनी हो गई है, तो उसकी तरक्की नहीं हो रही है। तो इसलिए ये तमाम सवाल वो हैं जो बुनियादी सवाल हैं, जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। जनता इन्हें नकार देगी। और आपने देखा होगा, इनका सांसद विधायक जनता के बीच में कूटे जा रहे हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है जिसके विधायक और सांसदों को गांव में न घुसने दिया जा रहा हो? हाल ही में भी उन्नाव के उनके विधायक, एक किसान नेता स्टेज पर चढ़ करके आए, उन्होंने कूट दिया उनको। क्या यह स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की? अभी तो चुनाव शुरू होने जा रहा है। सर, आप बेशक कह रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, तो ऐसा देखने को क्यों मिलता है कि जब किसी दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में आप किसी को शामिल कराते हैं, मैं उदाहरण के तौर पर जितिन प्रसाद जी का नाम ले देती हूं, तब तो आप बड़े फक्र के साथ कहते हैं बड़े ब्राह्मण नेता हमारी पार्टी में आ गए। नहीं, आपका टेलीविजन बोलता है हर चीज को, हम लोग जाति के आधार पर कभी नहीं करते। और शायद जो हमारा नारा ही है, अगर उसको आप विश्लेषण करो तो विश्लेषण ये सबका साथ सबका विकास, और उसी आधार पर हम काम करते हैं। दूसरे दल जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर केवल चुनावी राजनीति के लिए गठजोड़ करते हैं। हमने सारी जातियों के लिए काम किया है। आज आप देखो, आज कौन सी बात थी? प्रधानमंत्री जी ने वीर साहबजादा
जो थे वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के 26 दिसंबर को रखा है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, जो साहबजादों ने अपना बलिदान दिया, तो उसके नाम पर किया है। कौन सा इसमें जाति आ गया, कौन सा धर्म आ गया? हमने हर जाति और धर्म के आधार पर विश्लेषण किया है। और हमने उदा देवी जी का भी बनाया है, तो लखना पासी का भी उपवन बनाया है। हमने वाल्मीकि प्रेरणा स्थल बनाया है, तो हमने वहां पर गुरु नानक जी से लेकर और विभिन्न धार्मिक लोगों के भी स्थल बनाए। हमने झूलेलाल घाट भी बनाया है। हमने विभिन्न प्रकार के, हमने अवध हाट भी बनाया है। हमने खाटू श्याम वाटिका भी बनाया है। हमने परशुराम पार्क भी बनाया था। राणा प्रताप चौराहा भी बनाया था। हमने विभिन्न प्रकार के कबीर जी के नाम पर भी, रविदास जी के नाम पर भी, हमने धानुक समाज के संत सुपंच के नाम पर भी बनाया है। और जिसकी आज आप बात कर रहे थे चर्चा के समय, मुझे देखकर तो एक आश्चर्य की अनुभूति हो रही थी। हमने 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर भगवान परशुराम जी की पार्क बनी होंगी, वहां पर चौराहे बने होंगे, मूर्तियां लगी होंगी। उसके पहले भी कानपुर में 7 महीने पहले प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे बड़ी पार्क परशुराम जी का हमारे प्रतिभा शुक्ला जो विधायक हैं और उनके माध्यम से लगा था। अभी कानपुर में परशुराम पार्क बना था। लखनऊ में भी राजाजीपुरम में 7-8 महीने पहले राजाजीपुरम में परशुराम चौक बना था। ये आप सीरीज में गिनवा रहे हैं कि कहां सबके लिए सम्मान देने का काम आप लोगों लेकिन ने उसके किया बाद है। लोगों ने किया उसको चर्चा का विषय आप लोगों ने यो बनाया कि बीजेपी की नकल लोग कर रहे हैं। मतलब आप साध कैसे नहीं पाए? अरे अब तो खैर सब सुलझ गया, सब परिवार सब एक हो गया, लेकिन कैसे नहीं समझ पाया? किसको नहीं समझ पाई? पार्टी में अंदर देखिए, समझने की कोई बात नहीं थी। हाँ, देखिए, मैंने हमेशा नेताजी का कहना माना है। हाँ, और परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं, और आज भी झगड़ा नहीं। झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब नेताजी की बातों में आ गए। नेताजी बातों में आ गए। 2022 में आप कितना तैयार हैं 300 पार जाने के लिए? देखिए, केंद्रित नेतृत्व ने लक्ष्य 300 प्लस का रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 300 पार की इस बार लड़ाई हम लोग 300 पार का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर 300 पार अवश्य होगा इस राज्य के अंदर, और बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। सर, 2022 का चुनाव पहले के चुनाव से अलग होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने कह दिया कि अब वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार आप लोग कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वर्चुअली कितना स्ट्रांग है ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब चुनाव के ऐलान के बाद और ये कहने के बाद कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई पदयात्रा नहीं होगी, आपकी स्ट्रेटजी में क्या कोई बदलाव आया है? देखिए, चुनाव आयोग का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, जो निर्णय लिया है और जो भी गाइडलाइन दिए उनका हम लोग 100% पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश के नड्डा के नेतृत्व में जब कोरोना महामारी राज्य के अंदर फैला था बुरी तरह, तो उस समय हम लोगों के सामने आए कि अब संगठन का काम कैसे करें।